बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब बोर्ड सोल्यूशन का सेट नंबर 3। पिछले दो क्लास में हमने देखा था सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है पहला का ख। पहला का जो क था वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। तो हमसे पूछा है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, ये क्लास 11 का है। एन बराबर फार्मूला जानते हैं, डब्ल्यू बटा एम होता है। 180 ग्राम मतलब डब्ल्यू का मान 180 ग्राम है और जल पूछा है तो एम का उसके लिए जल के लिए हो जाएगा 18 जल का अणु भार। तो एन बराबर हो जाएगा 180 बटा 18, काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा पहला। अगला है पहले का ग कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसमें से। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। तो इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है H2 + Cl2 gives 2HCl। तो कोटि निकालते समय हम प्रोडक्ट का मोलों की संख्या और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या को जोड़ देते हैं। अब बाद में प्रोडक्ट के मोलों की संख्या में से रिएक्टेंट के मोलों की संख्या को घटा लेते हैं। इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, हालांकि प्रयोगों के आधार पर यह बताई जाती है। तीसरा है कि फार्मलिन जली विलयन है, मतलब फार्मलिन किसका जली विलयन है। पहला फ्लोरोसीन का है, दूसरा फार्मल्डिहाइड का, तीसरा फार्मिक अम्ल का और चौथा एसिटिक अम्ल का। तो याद रखिएगा 40% फार्मल्डिहाइड के जली विलयन को ही हम लोग फार्मलिन कहते हैं। इसका मतलब अगर 100% कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 40% HCHO जिस फार्मल्डिहाइड का फार्मूला है, और दूसरा है H2O मतलब 60% H2O रहेगा। याद रखिएगा 40% फार्मल्डिहाइड के जली विलयन को ही फार्मलिन कहा जाता है। अगला है अंगा वाला क्वेश्चन कि एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। ध्यान से देखेंगे तो ये हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, मतलब हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, जिसमें हम लोग यूज करते हैं एमाइड से एमीन। तो ये रिएक्शन होता है RCONH2, ये एमाइड है, प्लस इसके साथ लगता है Br2 + KOH। इससे हम बनाते हैं RNH2 एमीन बनाया जाता है, प्लस KBr भी निकलता है और प्लस में H2O भी निकल जाता है, और उसके साथ ये तीनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो याद रखिएगा इसमें एक और तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाफमैन ब्रोमेमाइड में क्या बनता है मेन प्रोडक्ट। याद रखिएगा 1 डिग्री एमीन बनता है। और दूसरा कभी कभी ये पूछ देता है कि एमाइड से एमीन बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज होता है। तो याद रखिएगा वो रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमेमाइड। अगला है कि ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है। तो ग्लूकोज और एल्डिहाइड हम जानते हैं कि टॉलिन अभिकर्मक का फार्मूला होता है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। तो कोई भी अगर एल्डिहाइड है, सपोज दैट अगर हमारे पास RCHO है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, अगर यह टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है Ag2O के साथ, तो RCHO कन्वर्ट हो जाता है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो Ag होता है 2Ag में कन्वर्ट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। आगे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें मोल अंश मतलब मोल प्रभाजी होता है, उसकी गणना करना है। तो इसका मोल अंश निकालने से पहले सबसे पहले हम 2 कॉलम बना लेंगे। एक में लिख लेंगे हम ग्लिसरॉल, जिसका फार्मूला दिया हुआ है C3H8O3, और दूसरे वाले में जली विलयन है तो H2O। अब इसका मतलब है कि 30% भारानुसार, तो इसे हम मान लेते हैं छोटा w। तो 30% मतलब भारानुसार 30 ग्राम हो गया, इसका मतलब इसको कैपिटल मान लें तो ये 70 ग्राम हो गया। अब अगर इसका हम अणु भार निकाल लें तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 × 36 और प्लस में 8 और 16 × 48। अगर इसको जोड़ेंगे तो 48 × 7 56, और 56 और 6 होता है 62, 62 30 92 आ जाएगा इसका। और हमको इसका पता है कि ये होता है 18। हम यहाँ से निकाल लेंगे स्मॉल n का फार्मूला होगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ से 30 बटा 92, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से कैपिटल M निकाल लेंगे, कैपिटल N, तो कैपिटल W बटा कैपिटल M। तो यहाँ पे इसका फार्मूला 10 बटा 18 हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमसे पूछा है ग्लिसरॉल का मोलंस, तो ग्लिसरॉल का मोलंस मान लेते हैं, इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का जब मोलंस निकालेंगे
तो ग्लिसरॉल का मोल बटे कुल मोल N+N, यहाँ जिसको इसे सॉल्व करेंगे तो ये जितना आएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, पिछला वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे कमेंट में ही। अगला है दूसरा का ग, कि एक डैनियल सेल दिया हुआ है जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा हमसे पूछा हुआ है डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है। हमको फार्मूला पता है, -NFE0 सेल होता है, ये फार्मूला होता है। किसी सेल द्वारा मैक्सिमम किया गया कार्य ही गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है या मानक गिब्स ऊर्जा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सेल शुरू में ऐसे कुछ रही होगी, Zn, बीच में डबल सॉल्ट, मतलब जिसको हम ब्रिज कहते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद है कॉपर पे 2+ रहा होगा, फिर उसके बाद कॉपर, तो ये सेल बनाई गई होगी। यहाँ से हम N निकाल लेंगे तो Zn से जब Zn 2+ बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, और दूसरा वाला है कॉपर 2+ में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कॉपर बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और हमको यही वाला रिएक्शन मिल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या जितने हम कट किए हैं वही हमारा N हो जाता है, N बराबर 2। और हमें याद रखना पड़ेगा कि F का मान होता है 96,500 कूलाम पर मोल। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, हालांकि अप्रॉक्स वैल्यू होती है, 96,490 के करीब आता है, लेकिन हम 96,500 कूलाम मानते, मतलब 1 मूल इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है। तो डेल्टा जी बराबर हम फार्मूला को जानते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर -N की वैल्यू हो 2, इसका वैल्यू हम रख देंगे मानक गिब्स वो दिया हुआ इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है 1.1, और इसका मान रख देंगे 96,500। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, और 9 दूना 18, 1 19, मतलब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आएगा वैसे ही आंसर हो जाएगा, माइनस में आएगा और इसका मात्रक जूल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगी लगभग 2,12,300 जूल आएगी माइनस में। अगर इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 212.3 किलो जूल, ये इसका आंसर है। आंसर आप अपने अनसॉल्व से मैच करा लीजिएगा, कभी कभी अनसॉल्व में उसका सॉल्यूशन या उसका उत्तर ही गलत दिया रहता है। अगला सवाल हमारे पास कि उप सहसंयोजक संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। कभी कभी यह समन्वय संख्या के नाम से भी पूछ देता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जितने बॉन्डिंग होते हैं सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच उन्हीं को कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या को उस यौगिक की उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं या उप सहसंयोजन संख्या। या किसी भी संकुल या उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े हुए परमाणु आयनों की संख्या को उस यौगिक की उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम आपको 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका। तो पहला ले लेते हैं K4 Fe(CN6). समन्वय संख्या जानने से पहले आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए कि लिगेंड किस टाइप का है वो। या दूसरा ले लेते हैं कोबाल्ट, यहाँ पे En, इसके ट्वाइस, और ऊपर लिख देते हैं 3+ लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये Cn लिगेंड है और यहाँ पे En, जिसको हम लोग एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन 1,2 डाईएमीन के नाम से जानते हैं। तो Cn जो है ये एक दंती लिगेंड है, हिंदी में एक दंती कहते हैं, इंग्लिश में मोनोडेंटेड कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड है। और ये वाला जो है ये बाईडेंटेड लिगेंड, जिसे हम द्विदंती कहते हैं। तो अगर एक दंती लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल से एक लिगेंड एक बंध बनाता है। तो अगर यहाँ पे 6 लिगेंड है तो 6 बंध बनाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और इस वाले में ध्यान से देखा जाए तो En जो है बाईडेंटेड लिगेंड है। तो इसका मतलब बाईडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल से एक लिगेंड 2 बंध बनाएगा। तो हमारे पास 2 En है तो यहाँ पे वो 4 बंध बनाएगा सब मिलके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। Cn का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे ये जो Cn है इसका मतलब ये लिगेंड है, साइनो लिगेंड या साइनाइडो कहते हैं। तो
अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास है क्रोमियम, यहाँ पे OX, इसका अगर हम लिख दें यहाँ पे थ्राइस और ऊपर 3 माइनस, तो OX को हम लोग कहते हैं ऑक्जिलेटो। ये ऑक्जिलेटो एक लिगेंड है और ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक OX, इसका फार्मूला होता है C2O4 पे 2 माइनस। तो अगर एक लिगेंड एक बार में यहाँ 2 बंद बनाएगा तो फिलहाल यहाँ पे OX जो है 3 है, तो 3 OX मिलके Cr के साथ जो क्रोमियम है उसके साथ 6 बॉन्डिंग बनाएगा। तो 6 बॉन्डिंग बनाएगा तो वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, जिसे हम उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। अगला रिएक्शन है ग्लूकोज से संबंधित है। ये हमसे पूछा है कि ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण देना है और उनकी क्रिया करानी है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ और ब्रोमीन जल के साथ। हमें इतना पता होना चाहिए कि ब्रोमीन जल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज कर देता है, और मतलब यही 2 रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो ग्लूकोज की क्रिया करानी है सबसे पहले हमें हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हम शॉर्टकट वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं। CHO हो गया, यहाँ पे CHOH और CHOH यहाँ पे 4 बार होता है, फिर उसके नीचे CH2OH। इनकी क्रिया करानी हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो NH2 एमीन हो गया, OH ये हाइड्रोक्सिल हो गया। रिएक्शन हमको पता है कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ से O और यहाँ का ये OH रिएक्ट करके H2O बना लेता है, और जो बचता है हम उसे जोड़ देते हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, H2 निकल गया तो बस हमारे पास बचा NOH, और बाकी नीचे का हम एज इट इज रखेंगे जैसा है वैसा ही, और नीचे CH2OH। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्जाइम या ऑक्जिम भी पढ़ा जाता है। अगला रिएक्शन हमको कराना है कि ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हमको पता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, CHOH के बाहर 4 और CH2OH। इनकी क्रिया कराना है ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब इनके साथ। तो ये रिएक्ट करेगा जब इनके साथ, तो बनाए तो ये जो CHO है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में, और नीचे का एज इट इज रहेगा जैसे का तैसा, और इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, इसको कहते हैं। याद रहे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड वर्ड तो जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नट्स समीकरण क्या होता है उसको लिखना है, और रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखना है कि इसका किस लिए हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि नट्स समीकरण होता क्या है। तो नट्स समीकरण का फार्मूला होता है जिससे हम बैटरी का EMF निकालते हैं, या इसको हम ई सेल के नाम से भी जानते हैं। ई सेल बराबर होता है E0 सेल, ऊपर होता है माइनस का, यहाँ पे ऊपर 0.0591/n, और यहाँ पे लॉग, ऊपर होता है रिएक्टेंट, या हम लोग एनोड के भी नाम से भी जानते हैं, ये कैपिटल बड़े ब्रैकेट में होता है जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। नीचे होता है प्रोडक्ट, सॉरी ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे की साइड रिएक्टेंट होता है, या इसे हम एक और रूप से लिख सकते हैं ई सेल बराबर या EMF बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/n लॉग, ऊपर एनोड हो जाएगा, एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन नीचे कैथोड का कंसंट्रेशन, ये भी हो सकता है, ये दोनों। अब इसका अनुप्रयोग लिखा है तो अनुप्रयोग हम लिख सकते हैं कि बैटरी का ई सेल निकालने में, या EMF जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, या विद्युत वाहक बल। और दूसरा है कि हम अभी निकाले यहाँ पे डेल्टा G0 गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, क्योंकि जब तक हमको E0 सेल नहीं पता होगा तब तक हम गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे। जैसे E0 मतलब होता है मानक, और ई सेल का मतलब बस होता है इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा का ग कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान करना और उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एमिनो का परीक्षण हिंसबर्ग रिएजेंट से होता है, जिसे हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो कभी कभी इसमें एग्जाम में पूछ देता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम बताइए और फार्मूला लिखिए। तो आइए देखते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनो का
हम विभेद कैसे करते हैं, उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है C6H5SO2Cl। तो सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। RnH2 लेके चलते हैं, जो कि ये 1 डिग्री एमीन, हमको पता है कि RnH2 में NH2 के ऊपर लोन पेयर होता है। और इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे C6H5, यहाँ पे S, ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे Cl। हमको पता है यहाँ पे Cl एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जितने भी हेलोजन होते हैं तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव, तो सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके सभी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये अपना नाइट्रोजन क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन इनको, सल्फर को डोनेट करता है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे S, इधर की तरफ डबल बॉन्ड O इधर भी, और ये C6H5 को हम इस साइड लिख देते हैं, और इधर से ये आके अटैच होगा N, ऊपर भी H और नीचे भी H, और इधर की साइड में R। अब हमको पता है कि यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वो सहन नहीं कर पाता, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा और अपना पॉजिटिव को वाइनिश करेगा, मतलब खत्म करेगा। यहाँ से H और यहाँ से जो Cl निकला था, ये दोनों मिलके पहले बना लेंगे HCl, और यहाँ पे बचा R, यहाँ पे N, नीचे के साइड में H है, और इधर के साइड यहाँ पे S, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, और इधर C6H5। ये बन गया हमारे पास, ये कंपाउंड बन गया। अगर हम इसका बेस के साथ रिएक्ट कराएं, जैसे NaOH, तो ये बना लेगा सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि जो सॉल्ट होता है वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में घुलनशील होता है। तो अब यहाँ से Na प्लस और OH माइनस ये क्या करेगा, H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके H2 बना लेगा, और ये Na इसके पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो अब वो बन जाएगा लवण। लवण जो होता है हमको पता है कि वो जल में विलय होता है। ये पहला रिएक्शन हो गया, मतलब हम यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं, आगे का नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब दूसरा रिएक्शन हमारे पास है कि 2 डिग्री एमीन होता है, तो क्या होता है ऐसा कुछ, यहाँ पे R, इधर NH, इधर भी R, और यहाँ पे लोन पेयर। अब यही रिएक्शन कराना है C6H5, यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर भी वही काम होगा। यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इन पे पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा, ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेगा। तो बन जाएगा सबसे पहले यहाँ पे S, इधर डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, ये C6H5 इस साइड आ गया, और यहाँ पे N, इसके इस साइड यहाँ पे R, यहाँ भी R, और इधर हम H बना देते हैं, और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव वाइनिश करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव रखता नहीं। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यहाँ से H और यहाँ से Cl मिलके HCl बना लिया। अब हमारे पास ये जो पूरा कंपाउंड है ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे N, और यहाँ भी R, यहाँ भी R, इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, इधर C6H5। अब ये 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। अब सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इसे टेस्टिंग होती है। अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन दे दिया जाए, तो उससे पता चल जाता है कि कौन क्या बना रहा है। तो पहला वाला तो लवण बना ले रहा, लवण बनाने के बाद वो वाटर सॉल्युबल हो रहा। दूसरा वाला रिएक्शन तो कर रहा, बट वो सॉल्ट नहीं बना रहा। सॉल्ट नहीं बना रहा तो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। अब जब तीसरा रिएक्शन देखते हैं, तो आइए देखते हैं तीसरे वाले में क्या होता है, जो 3 डिग्री एमीन होती है। तो जो 3 डिग्री एमीन है उसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे R, इधर भी, इधर N, इनके पास लोन पेयर, इधर भी, इधर साइड R, इधर भी R। इनकी क्रिया कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो C6H5, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर इसके ऊपर पॉजिटिव क्रिएट होगा, फिर से वही काम होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा N, इधर भी R इसके है, इधर भी R है, और इधर भी R है, और यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट है, और इधर की साइड S, डबल बॉन्ड O, इधर आ गया C6H5,
और यहाँ से H और Cl मिलके HCl बना लिया होगा। अब दूसरी बात कि H और Cl मिलके HCl बनाएगा कैसे, क्योंकि H तो है नहीं हमारे पास। तो अब ये क्या करता है कि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास H नहीं, कोई H वो डोनेट करे और H और Cl मिलके बनाए। तो अब ये क्या करता है कि जो बॉन्ड बनाया था फिर से वही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फिर से वो एमीन बना लेता है। तो याद रखिएगा जो ये 3 डिग्री एमीन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो टेस्टिंग देगा नहीं। तो इसीलिए 3 डिग्री एमीन जो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। 1 डिग्री एमीन रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाता है। 2 डिग्री रिएक्शन करता है लेकिन सॉल्ट नहीं बनाता। तो जो कंपाउंड होता है पहले वाले में सॉल्ट बनाने के बाद वाटर सॉल्युबल हो जाता है सेकेंड वाले में, क्योंकि तीनों रिएक्शन एक जैसे हैं। तो 3 डिग्री एमीन जो होता है कभी कभी पूछ देता है कि 3 कौन सी एमीन है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा का ग है कि डीएनए और आरएनए में हमको अंतर लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें अंतर है हमारे पास कि डीएनए और आरएनए में 2 पहले कॉलम बना लेंगे। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहला अंतर इसमें कि यह मुख्य रूप से केंद्रक मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है कोशिका के, और जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। दूसरा है कि यह द्विकुंडलित हेलिक्स होती है, मतलब इसमें डबल स्ट्रैंड होता है, ऐसा कुछ ऐसे ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और ये जो होता है आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स बस ऐसे होता है। दूसरा अगला है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है जो उसके नाम में ही छिपा हुआ है। चौथा इसमें नाइट्रोजनी क्षार यूरेसिल नहीं पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजनी क्षार थायमिन नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा डीएनए और आरएनए से एक और क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका शॉर्टकट तरीका है कि डीएनए में AGCT और आरएनए में AGCU। ए का मतलब होता है एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन और टी का मतलब थायमिन। ये 3 देखेंगे ध्यान से, AGC इसमें भी कॉमन है और AGC इसमें भी कॉमन है। तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। सबसे अच्छा तरीका शॉर्टकट याद रखने का, यूरेसिल में आर आ रहा है, इसे हम याद रख सकते हैं। आरएनए में भी आर आ रहा और थायमिन वाला डीएनए में आ जाएगा। अगला है कि 5वां डीएनए में ये अणु बहुत बड़े हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड एकलक से बने होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट मिला देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और ये क्या होता है कि ये बहुत छोटे होते हैं, ये अणु काफ़ी छोटे 70 से लगभग 12,000 न्यूक्लियोटाइड के ही बने होते हैं। तो याद रखिएगा डीएनए बहुत बड़े होते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह स्वयं द्विगुणन कर लेता है। द्विगुणन का मतलब होता है जिसे इंग्लिश में रेप्लिकेशन कहते हैं। द्विगुणन का मतलब होता है जो माता और पिता में है जो गुण वो बच्चों में आ सकता है, जबकि डीएनए द्वारा यह बनता है लेकिन यह द्विगुणन नहीं करता। आरएनए आरएनए का निर्माण जो होता है वो शरीर में होता है प्रोटीन के थ्रू, जिसे हम लोग राइबोसोम भी कहते हैं। 3 तरह के होते हैं, एम होता है, टी होता है, आर होता है आरएनए में। एम का मतलब होता है मैसेंजर संदेशवाहक, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित वाला, और राइबोसोम का मतलब यही राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। याद रखिएगा आरएनए का निर्माण शरीर में होता है जबकि डीएनए का निर्माण अनुवांशिक रूप से चलता है, उसी को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। द्विगुणन होता जाता है, माता पिता से बच्चे में फिर उनके बच्चे में, ऐसे इनका रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विलयन के पराशरण दाब को समझाइए और विलयन के पराशरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें जो शुरू का एक लाइन है विलयन के पराशरण दाब को समझाइए, हमने आपको सेट नंबर 1 में भी करा रखा है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम बोल देंगे कि सबसे पहले आपको पराशरण पता होना चाहिए क्या होता है। इसे कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन, गमन का मतलब चलना ही पराशरण कहलाता है। अब पराशरण दाब क्या होता है कि आपको सेट नंबर 1 उसके लिए देखना पड़ेगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में
विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए आवश्यक बल को ही परासरण कहते हैं। मतलब इतना बल लगाइए पिस्टन द्वारा कि परासरण ही रुक जाए, उसी दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका जो संबंध स्थापित करना वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमको वांट बायल और वांट चार्ल्स हाफ नियम याद होना चाहिए। तो इसमें संबंध स्थापित करेंगे तो हमें पता है क्लास 11th का ही कि एक बायल का नियम होता था और दूसरा एक लिख लेते हैं चार्ल्स का नियम। दोनों में होता क्या है कि बायल में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे बायल वांट हाफ नियम लिख देते हैं, वांट हाफ, और यहाँ पे चार्ल्स वांट हाफ। तो सबसे पहले कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था और इस वाले में सांद्रता कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्लास 12th में जो विलियन सॉल्यूशन चैप्टर की है उसका। लेकिन हालांकि चार्ल्स नियम देखें वहाँ पे तो वहाँ पे दाब स्थिर रहता था, लेकिन यहाँ पे सांद्रता है चार्ल्स वांट हाफ नियम में, और बायल वांट हाफ नियम में वहाँ भी यही था और बायल के नियम में भी यही था। तो बस इतना याद रखिए कि बायल वांट हाफ नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स वांट हाफ नियम में सांद्रता कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे लिख देते हैं सी का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता। तो बायल वांट हाफ नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं C। और एक चीज हमें ये भी पता होना चाहिए कि C जो होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रता ऑटोमेटिक सी बात है कि घटेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे P प्रोपोर्शनल टू 1/V लिख सकते हैं। तो PV बराबर हो जाएगा K। एक K जहाँ एक मतलब ये K जो है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे चार्ल्स वांट हाफ नियम देखें तो इसको कहेंगे स्थिर सांद्रता पे जो विलयन का परासरण दाब होता है इसमें भी वो प्रोपोर्शनल होता है विलयन के परम ताप के। P बराबर P प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से जब फार्मूला बनाएंगे तो इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा PV बराबर ये बन जाएगा, यहाँ से CT बन सकता है, सॉरी T बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बनाए फार्मूला तो P बराबर हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू CT। यहाँ से देखा जाए तो इसको और इसको, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये पद यहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे P प्रोपोर्शनल टू CT लिख सकते हैं। तो जब कांस्टेंट आ जाएंगे तो यहाँ पे भी एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको हम लोग P बराबर लिख देंगे CST, जहाँ S बराबर है सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिससे हम कहते हैं हिंदी में विलयन स्थिरांक। तो हमें पता है कि C बराबर होता है 1/V। तो यहाँ से बन जाएगा PV बराबर ST भी बन सकता है। और हमको पता है अगर n मोल के लिए तो PV बराबर बन जाएगा NST। ये तीसरा फार्मूला, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा। और हमको एक चीज और पता है कि n बराबर होता है W/m, क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे। तो PV बराबर बन जाएगा W/m ST, यही हमको लाना था। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग को समझाना है और उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। 5वां का ख क्वेश्चन है। तो परिभाषा सबसे पहले इसकी देखते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है कि किसी अभिक्रिया का औसत वेग अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन में लगने वाला समय है, जिसे हम डिनोट करते हैं dx/dt से भी डिनोट करते हैं। तो -r, माइनस का मतलब ये है कि रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी। डेल्टा r/डेल्टा t इधर बराबर में प्लस डेल्टा p/डेल्टा t। तात्क्षणिक वेग का परिभाषा, क्योंकि हमसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे। किसी समय पर अभिक्रिया के वेग को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को डिनोट करते हैं यहाँ भी dx/dt से। तो कारक कौन कौन से कि प्रभावित करने वाले 2 पूछा था, तो देख लेते हैं 3। तो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता का प्रभाव, मतलब अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, औसत वेग हो। ताप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। उत्प्रेरक पे डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक कैसा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है कि धनात्मक उत्प्रेरक है। जैसे अगर आप नमक और पानी को घोलें नॉर्मल और उसको टेम्परेचर दे के घोलें तो ताप बढ़ाएंगे तो नमक और पानी जल्दी घुल जाएगा।
तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर ऑब्वियस सी बात है कि अभिक्रिया का औसत वेग हो चाहे तात्क्षणिक वेग हो, दोनों बढ़ेगा। उत्प्रेरक डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक किस टाइप का है, पॉजिटिव उत्प्रेरक है कि निगेटिव उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पांचवा का ग है कि कॉपर तथा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तथा संक्रमण तत्व के दो लक्षण लिखना है। तो दो लक्षण हम लिख देंगे कि अनुचुंबकीय होते हैं और रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन बनाने का एक ही रीजन है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित अनुचुंबकीय बताने का भी रीजन है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कॉपर और क्रोमियम का देखते हैं, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम का इसलिए पूछा है क्योंकि यह अपवाद है। तो कॉपर का फार्मूला परमाणु क्रमांक होता है 29 और इसका होता है 24। ये सबसे पहले क्रोमियम का देखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है, जबकि यहाँ पे 3d5 होता है। गलती ना करें क्योंकि 4s2 नहीं 3d4 जो होता है 3d5 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 3d5 स्टेबल होता है। वही काम यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार बना लेते हैं क्योंकि ये क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो कॉपर का करेंगे जब, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d यहाँ पे 9 न होके 10 हो जाएगा। ये इसका सही है। दो लक्षण बताना है तो लिख दीजिएगा कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, दूसरा अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? जब आप इसका क्वांटम नंबर कक्षक बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है दोनों में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संक्रमण धातु डी ब्लॉक में भी कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो उसमें जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया। याद रखिएगा ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं ये, लेकिन ये संक्रमण धातु नहीं है, ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि संक्रमण तत्व वही होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए और वो रंगीन आयन भी बनाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। जबकि ये ऐसा कुछ नहीं करते। जिंक कोई रंगीन आयन नहीं बनाता, कैडमियम भी कोई रंगीन आयन नहीं बनाता, अब पारा भी कोई रंगीन आयन नहीं बनाता, न ही अनुचुंबकीय होते, न ही अनुचुंबकीय होता, न यही। इसका रीजन ये है क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हो ही। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उप सहसंयोजक यौगिकों में CFT को समझाइए। तो CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जानने से पहले आपको VBT पता होना चाहिए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों होती है, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही फेल होने के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। तो इसका बस थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता था, जैसे आइए देखते हैं हम, हमारे पास ये आ गया कॉपर है, यहाँ पे ये NH3 के बाहर 4 है और उसके ऊपर हमने मान लीजिए कि 1+ बना दिया। अब इसमें जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता था, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई भी रूल नहीं था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। जैसे सपोज दैट मान के चलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम है कि जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे सपोज दैट हमारे पास ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता था कि जितने भी चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनको उठा के पेयर करा देना। अगर 5 आ जाए तो यहाँ पे ये VBT इसकी व्याख्या नहीं कर पाता था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो उसके लिए हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत पड़ी। दूसरी बात, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्ट नहीं पता चलता था और दूसरा इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं पता चलती थी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग एनर्जी लेके आया, जिसे हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और VBT में अंतर क्या था। तो जो VBT था उसने बताया था कि जो सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड है उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जबकि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं, जो लिगेंड होता है वो अपना लोन पेयर इनको डोनेट करता है और लिगेंड पे आ जाता है प्लस का चार्ज और इन पे आ जाता है माइनस का चार्ज, और जिससे एक चार्ज पॉइंट चार्ज क्रिएट होता है। और जब पॉइंट चार्ज क्रिएट होता है तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आ जाता है, जिससे हम लोग एक तरह का वैद्युत बल कहते हैं, मतलब आयनिक बंध बन गया यहाँ पे। अब इसके बाद बताया कि इसमें जो
डी कक्षक होते हैं सबकी ऊर्जा तो समान होती जब तक लिगेंड नहीं होता मेटल के पास। और जैसे ही मेटल के पास लिगेंड आता है, इनके जितने भी डी कक्षक में, डी में 5 कक्षक होते हैं डी सब सेल में। अब ये क्या कहते हैं, जब तक इनके पास लिगेंड नहीं तब तक सभी की ऊर्जा समान होगी। जैसा इनको लिगेंड अप्रोच करेगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, किसी की एनर्जी हाई हो जाती है, किसी की एनर्जी लो हो जाती है। और हमको सबको पता होना चाहिए कि सबको क्या कहते हैं। इसको डी एक्स वाई कहते हैं, इसको डी वाई जेड कहते हैं, इसको डी जेड एक्स कहते हैं, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं, और इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पांचों डी कक्षक का नाम क्या है। तो सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या और इसकी सीमाएं क्या हैं, क्योंकि हमसे सीमाएं भी पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कि यह क्रिस्टल सिद्धांत लिगेंड को ऋण बिंदु आवेश मानता है, और दूसरा वाला इसमें कि इनके अनुसार धातु आयन और लिगेंड के मध्य जो यही जो बात बता रहे थे, ये आयनिक बंध है, क्योंकि इनके बीच चार्ज क्रिएट होता है, एक प्लस क्रिएट हो जाता है और एक माइनस क्रिएट हो जाता है। इनके बीच जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है। और तीसरा है कि एक धातु आयन के डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन संकुल यौगिक के निर्माण के समय जैसे ही लिगेंड धातु आयन की ओर आते हैं, इन कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती और ये भिन्न ऊर्जा के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित का मतलब स्प्लिट हो जाते हैं। तो होता क्या है, पढ़ लेते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिखा होता है किताब में, विपाटन को ही हम लोग विभाजन कहते हैं। तो धातु आयन के समान ऊर्जा 5 डी कक्षकों का भिन्न ऊर्जा के 2 सेटों में विभाजन ही क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। तो डी कक्षक अभी जो नाम बताए हैं, डी कक्षक 5 होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जे और डी जेड है। इनमें से जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर, इन दो कक्षकों को ये जो होता है एक्स और वाई एक्सिस की ओर इंगित करते हैं, मतलब ये एक्स और वाई पे होते हैं, जिसे हम ईजी कहते हैं। ईजी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन गैस है। और दूसरा वाला जो है इसके विपरीत जो डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीन को इनको T2G कहा जाता है, मतलब ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉन गैस। तो इनको T2G कहा जाता है। तो याद रखिएगा, Eg में 2 आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और इसमें 3 आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब ये डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी हाई होगी, किसकी एनर्जी लो होगी, वो तो डिपेंड करता है। अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, और ऑक्टाहेड्रल का मतलब अष्टफलकी, और दूसरा है टेट्राहेड्रल कंपाउंड। याद रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए Eg बड़ा होता है T2G से, और टेट्राहेड्रल के लिए Eg जो होता है छोटा होता है T2G के लिए। तो हमें इतना डीप नहीं पढ़ना, बस हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताना था कि क्या होती है। अब उसके बाद देखते हैं कि सीमाएं या कहाँ पे इसकी लिमिटेशन है। तो पहली सीमा है कि CFT के अनुसार धातु और लिगेंडों के मध्य शुद्ध रूप से जो अभी बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत आकर्षण बल होता है, लेकिन यह वास्तव में यह सच नहीं होता है। दूसरा, ये लिमिटेशन थी क्योंकि उसने उपसंयोजक के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा है कि यह लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के बीच बंधन को सहसंयोजक प्रकृति को नहीं बताता है, मतलब उपसंयोजक बंध एक तरह का सहसंयोजक बंध ही होता है, बस उसमें साझेक इलेक्ट्रॉन किसी एक के द्वारा दिया जाता है। तीसरा है कि यह स्पष्ट नहीं करता है कि H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है और OH एक वीक फील्ड लिगेंड क्यों, मतलब जो H2O है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे 2 हैं तो इनको उठा के पेयर क्यों करा देता है, और OH जबकि उसी से बना हुआ ये वीक फील्ड लिगेंड क्यों है। और चौथा है यह नहीं बताता कि कुछ लिगेंड डी कक्षक अधिक विभाजित होते हैं और कुछ को शीघ्र, मतलब ये जो डी कक्षक होते हैं ये बहुत जल्दी कोई विभाजित हो जाता है और कोई की बहुत अधिक विभाजित हो जाता है। इसके बारे में CFT व्याख्या नहीं करता है, और विभाजित होने का एक ही रीजन है कि मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे NH3 और OH जो है OH माइनस ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सिर्फ हमको रासायनिक समीकरण ही लिखना है, अगर मैग्नीशियम पूछा होता है तो मैग्नीशियम भी देखते हैं। तो पहला है कि कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है। तो कोल्बे अभिक्रिया यही होती है कि इसमें फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं
ये हमारे पास फिनॉल हो गया, प्लस सबसे पहले इनका रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ऊपर ONA। अब इनका रिएक्शन कराते हैं हम लोग CO2 से एसिडिक मीडियम में, तो यह बन जाता है एसिडिक मीडियम में, यहाँ से Na चला गया तो यहाँ फिर से OH आ गया और यहाँ पे आ गया COOH। तो इसका नाम है, हम लोग लिखते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का एक और नाम है, अगर ये प्राइमरी ग्रुप है, ये वाला सेकेंडरी ग्रुप है, तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो अल्फा बीटा लिख लीजिए, या तो फिर 2 लिख लीजिए, तो लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। दूसरा हमसे पूछा है कि रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होता है, तो रायमंड टीमन भी इन्हीं से मिलता जुलता एक रिएक्शन है, फिनॉल की ही क्रिया कराते हैं, बट यहाँ पे क्लोरोफार्म होता है प्लस KOH होता है, तो ये रिएक्शन करके बनाता है। सीधे हम लिख देंगे, याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे CHO प्लस KCl प्लस H2, इसका नाम है सैल्डिहाइड, या इसको हम एक और नाम से लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड। तीसरा रिएक्शन हमारे पास है कि फिनॉल का ऑक्सीकरण कराना है, तो फिनॉल का ऑक्सीकरण डायरेक्ट कराएंगे तो बेंजोक्विनोन बन जाता है। तो देखते हैं रिएक्शन। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये फिनॉल हो गया, उनके रिंग के ऊपर OH, प्लस ऑक्सीडेशन करा देना है तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा देंगे Na2Cr2O7 के साथ, तो बन जाएगा बेंजोक्विनोन बन जाता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड बचता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ऊपर डबल बॉन्ड O और नीचे भी डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम है बेंजोक्विनोन डायरेक्ट। बस हमें रिएक्शन ही लिखना था क्योंकि मैकेनिज्म बताना नहीं है। विलियमसन संश्लेषण, ये ईथर का निर्माण है, क्योंकि यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 जगह पे आता है, एक हैलो एल्केन में और एक ईथर में। तो हम जानते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड या धातु एल्कोक्साइड बोल सकते हैं, तो धातु एल्कोक्साइड हम Na मान लेते हैं, और एल्क का एल्कोक्साइड मतलब एल्कीन से, और ऑक्साइड मतलब O, और प्लस इनका रिएक्शन हम लोग कराते हैं RX के साथ। तो सबसे पहले ये जो बनता है, अगर हम इसको लिखें, याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं धातु एल्कोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड। ये जब दोनों मिलते हैं तो सममित या असममित ईथर बनाते हैं, तो सममित या असममित ईथर बनाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से ये निकल NaOR प्लस इसको हम लिख सकते हैं XR, यहाँ से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं RONA, यहाँ से Na और X निकल गया, तो यहाँ पे NaX तो बाहर चला गया, और जो बचा हम उसको जोड़ देते हैं ROR, ये बन गया हमारे पास ईथर। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो R की जगह CH3 रख देते हैं O, और यहाँ पे Na प्लस यहाँ पे X की जगह Cl, यहाँ भी CH3 रख देते हैं, तो यहाँ से निकल गया NaCl, और बच गया हमारे पास CH3O, इसका नाम है डाईमेथिल ईथर या मेथॉक्सी IPSC नाम है, ये मेथॉक्सी मेथेन, या इसका कॉमन नेम है डाईमेथिल ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन है कि मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण लिखना है। तो मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण एक ही प्रोसेस हो सकता है, जिसको हम लोग पायरोलिग्नियस अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कास्ट गैस के नाम से जानते हैं। कास्ट गैस का मतलब लकड़ी का गैस। तो औद्योगिक विधि से हमें मेथेनॉल बनाना है, तो प्रोसेस इसका कि लकड़ी के भंजक आसवन से बना सकते हैं। तो इस विधि में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को भरकर, मतलब रिटार्ट में भरकर, रिटार्ट एक परत नली की जैसा होता है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो भट्ठी में भरकर वायु की अनुपस्थिति में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हम
गर्म करते हैं या भंजन करते हैं, तो लकड़ी के भंजक आसवन से बनने वाली वाष्पों का संघनन मतलब ठंडा करने पर जो गैस से प्राप्त गाढ़ा लाल भूरा द्रव होता है वो पायरोलिग्नियस अम्ल कहलाता है। यह अद्रवित गैसों का मिश्रण जिसे कास्ट गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और रिटार्ट में कास्ट कोयला शेष रह जाता है जो जला हुआ पार्ट है। और कास्ट गैस होता क्या है, तो कास्ट गैस में मेथेन पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है और N2 नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और इसमें अल्प मात्रा में जो होता है C2H6 जिसे हम एथेन कहते हैं, C2H2 जिसे हम एसिटिलीन या एथाइन कहते हैं, C2H4 जिसे हम एथीन कहते हैं, तो या एथिलीन भी बोला जाता है। और जो दूसरा जो पायरोलिग्नियस अम्ल है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है लगभग 9 से 10% और मेथेनॉल पाया जाता है, यही हमको चाहिए। सब मिश्रण होता है जो 2 से लगभग 2.5% पाया जाता है, एसीटोन पाया जाता है और बाकी जल होता है। तो इन चारों मिश्रण में से हम अगर प्रभाजी आसवन करें जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसी का होता है ना जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लगभग जिसका समान होता है, उसी का हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। तो प्रभाजी आसवन से हम मेथेनॉल अलग कर सकते हैं। क्योंकि 1 नंबर में पूछा था तो हम बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए एवं क्रियाविधि समझें। इसमें मैकेनिज्म पूछा हुआ है, तो आइए देखते हैं कि अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन मतलब जल से क्रिया कराना एल्कीन पर तो क्या बनता है। अब हमसे ये नहीं पूछा कि किस प्रकार का एल्कीन लेना है, तो हम सममित और असममित दोनों प्रकार के एल्कीन ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन कराना है तो क्या करता है कि H2O पहले क्रिया करता है H+ से और बनाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एल्कीन, सपोज दैट कोई भी एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे ये अटैक करेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लोन पेयर है। तो अब ये क्या करता है कि ये जो डबल बॉन्ड है इनको यहाँ से ये H+ निकलने में हेल्प करता है। यहाँ पे हमको पता है पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर चुका है, तो यहाँ से ये H आता है, ये इन पे अटैच हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किस कार्बन पे वो अटैच होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ से ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके H2O के रूप में यहाँ पे ये बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे CH3 अगर यहाँ पे अगर आके जुड़ा है CH, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे इसका मतलब कि प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है CH3 और यहाँ पे आके जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे, तो एक बार या तो यहाँ पे जुड़ सकता है या तो एक बार यहाँ पे जुड़ सकता है, दोनों पोजीशन पे। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और नीचे वाला 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और हमें कार्बोकेटायन के बारे में नॉलेज है कि हमने ऐसा रिएक्शन पढ़ रखा है कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से स्टेबल होता है। तो इसका मतलब अब आगे जो फर्दर रिएक्शन होगी अब वो 2 डिग्री को ही हम लोग प्रीफर करेंगे क्योंकि हमें स्टेबल कंपाउंड चाहिए। तो अब ये क्या करता है कि फिर से ये जो H2O आता है, H2O के पास लोन पेयर है यहाँ पे, ये यहाँ पे आके अटैक कर देता है। तो अटैक करने के बाद क्या होता है कि CH3 और यहाँ पे CH, अब इस पे अटैक किया तो O अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, यहाँ पे H और यहाँ भी H और अब यहाँ पे CH3। अब ये क्या करता है, हमारे पास ये हो गया। अब जलयोजन ही कराना तो एक बार और H2O आता है फील्ड में। अब यहाँ पे H2O के पास लोन पेयर है। अब ये क्या करता है H2O इनको हेल्प करता है निकलने में। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये अपना अटैक खींच लेता है O का पॉजिटिव चार्ज वाइनिश हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। ये इनको खींच लेगा। तो ध्यान से देखेंगे, अभी ऊपर हमने देखा था कि H2O और H मिलके H3O पे प्लस ये आयन बनाते हैं जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कंपाउंड जो है CH3, यहाँ पे CH और ऊपर OH और इधर भी
CH3 अल्कोहल बना लिया, और ये अल्कोहल का नाम है, ध्यान से देखेंगे तो ये 2 प्रोपेनॉल है। अब यहाँ पे देखेंगे कि H2O और H प्लस मिल के बना लिया यहाँ पे फिर से H2O। अब ये फिर से हाइड्रोनियम आयन तैयार होगा और ये रिएक्शन ये फिर किसी एल्किन के पास जाएगा, फिर से ये प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। आशा करते हैं कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आएगा। एक बार हम फिर से बताते हैं कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन में जो H है डबल बॉन्ड इनको निकलने में हेल्प करता है इस वाले यहाँ से, और ये वाला डबल मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से ये वाला मालिक्यूल H2O बन के निकल जाता है और हमारे पास कार्बोकेटायन बन जाता है। तो कार्बोकेटायन, अब ये जो H प्लस है ये या तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है या तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, तो डिपेंड करता है। इसलिए हमने एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना दिया, एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, हम जानते हैं क्योंकि SN1 रिएक्शन में पढ़ रखा है, SN रिएक्शन में। अब ये क्या करता है, जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे H2O एक्शन में आता है, मतलब H2O आता है फिर से, ये अपना लोन पेयर इस वाले को डोनेट करता है C को जिस पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर H प्लस है। फिर से H2O आता है, इस H किसी भी या तो इसको वो खींच लेता है, निकलने में हेल्प करता है। फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लिया, O का जो प्लस चार्ज है वो समाप्त हो गया। H2O और H मिलके हाइड्रोनियम आयन फिर से बना लिए और यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल प्राप्त हो गया। ये हाइड्रोनियम आयन फिर से तैयार हो गया, फिर से किसी एल्किन के पास जाएगा और फिर से ये प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट रिएक्शन, अगला रिएक्शन हमारे पास है कि क्वेश्चन है कि प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल की पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण देना है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल को विभेद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट का। और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ये कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 का जो होता है मिक्सचर होता है, याद रखिएगा, इसे हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो अभी क्या करता है कि यहाँ पे ROH है, इनके पास होता है लोन पेयर और पहले आता है एक्शन में ZnCl2 और ZnCl2 पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं क्योंकि धातु है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देता है। दूसरी बात कि जो ZnCl2 होता है लेविस एसिड होता है, तो लेविस एसिड होता है तो सबसे पहले ये बनता है R, यहाँ पे O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर पे H है और ये ZnCl2 यहाँ पे जुड़ गया और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपना समाप्त करने के लिए यहाँ से ये खींच लेता है ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे R प्लस बन जाता है। ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बोकेटायन बन गया। अब ये क्या करता है, यहाँ से HCl से ये Cl माइनस और R मिल के बना लेता है RCl। ये कर सकते हैं यहाँ से, ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा है कि 2 डिग्री अल्कोहल अगर होता तो R, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी H रहेगा। अब यहाँ से ZnCl2 ये फिर से रिएक्शन करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करता है और यहाँ पे R, यहाँ पे C, अब इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे CH तो है और यहाँ से O और यहाँ पे R है और यहाँ पे प्लस और इधर ZnCl2। अब यहाँ से फिर से ये अपना यहाँ से डोनेट तोड़ लेगा बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीजन और फिर यहाँ से HCl आएगा, H प्लस और Cl माइनस, ये यहाँ से अटैक कर देगा। तो इसीलिए जो होता है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना हुआ है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना हुआ है। तो इसीलिए ल्यूकास जो अभिकर्मक होता है वो ज़्यादातर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन देता है, क्योंकि कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी वहाँ पे बनने की स्टेबल ज़्यादा, मतलब रिएक्शन उतना ही तेज बनेगा जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी, तो ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे
तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आर, यहाँ पे सी एच, इधर सी एल आ गया और नीचे इधर भी आर आ गया, ये रिएक्शन बनेगा। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आर, यहाँ पे सी एच, इधर सी एल और इधर भी आर। ये बन गया हमारे पास हैलो एल्केन, ये भी है, ऊपर वाला भी हैलो एल्केन ही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनायक, अपनायक मतलब खींचने वाला, विड्रॉ करने वाला ग्रुप समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं में आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक ही है, तो हम इसमें से एक बता देते हैं कि अब इसमें पूछा है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव समझाइए। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन रागी लिखा हुआ है, यहाँ पे नाभिक रागी, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों अपनयक होता है और ऐसा करता क्यों है। तो देखते हैं इसके सबसे पहले, हाँ ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। हमको पता है कि जितने भी हैलोजन होते हैं सभी के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है कि इनके साथ ये जो बेंजीन है इसके साथ पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इनके ऊपर माइनस। अब ये कुछ ऐसा बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, अब इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, सी पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन रागी वही होते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनके पास, या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज जो होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज है, या जो तो लुईस अम्ल है। अब ये क्या करेगा कि ध्यान से देखेंगे, Cl को अगर हम प्राइमरी ग्रुप माने तो ये वाला पोजीशन आर्थो पोजीशन बना। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला इधर की तरफ मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आया, तो ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे माइनस, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे Cl और Cl के ऊपर प्लस चार्ज है। ध्यान से देखेंगे तो एक बार यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे बना था, और ध्यान से देखेंगे माइनस एक बार पैरा पोजीशन पे बना था। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हुए भी ये क्या करता है कि जो क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेता है बेंजीन के साथ, और आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन सेंटर क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस सेंटर क्रिएट करता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होता है या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। इसलिए अटैक करता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लविंग या तो आर्थो को इसको मिलता है या तो उसे पैरा मिलता है, इसीलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये पाए जाते हैं जितने भी हैलोजन होते हैं। ये वाला हैलोरीन वाला भी बिल्कुल उसी के जैसा है, लिख लीजिएगा। अगला है कि वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, ये शायद सेट नंबर 1 या सेट नंबर 2 में ये आ चुका है, तो इसे देख लेते हैं कि होता क्या वुड्स फिटिक। तो वुड्स फिटिक अभिक्रिया होती है, इसमें एक हैलोएरीन और एक हैलोएल्केन। तो हैलोएरीन में हम ले लेते हैं C6H5Cl, ये सोडियम धातु के साथ क्रिया करती है। एक ले लेते हैं हम लोग हैलो, यहाँ से एरीन, यहाँ पे CH3। अब यहाँ से क्या करता है, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाता है, तो बन जाता है NaCl, वो भी 2 बार, और फिर यहाँ से C6H5 और CH3 में अटैच हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन, या इसको हम मेथिल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। आगे रिएक्शन अगला है कि सैंडमार रिएक्शन क्या होता है। तो सैंडमार रिएक्शन होता है कि इसमें एनिलीन जो बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट जो होता है, यहाँ पे ये हो गया बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-, ये क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में Cu2Cl2 और HCl के प्रेजेंस में क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, और यहाँ से एक गैस ली जाती है नाइट्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को हम लोग सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। बहुत छोटी सी रिएक्शन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैलोएल्केन की 2 धातुओं के साथ अभिक्रिया कराना है। तो हैलोएल्केन की क्रिया अगर हम करा दें, सपोज दैट RX है, इनकी क्रिया करा दें हम सोडियम धातु से, एक और RX लेते हैं, इसको हम XR लिख देते हैं। यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ से ये निकल गया
सोडियम धातु के साथ करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बन गया R, बन गया R, जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लिखे तो यहाँ पे CH3Cl ले लेते हैं, यहाँ पे 2Na प्लस यहाँ पे ClCH3 उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ से निकल गया हमारे पास NaCl निकल गया, 2 अणु। अब बचा क्या, CH3 बचा और CH3 बचा, इसको हम लिख सकते हैं कि ये एथेन है। दूसरा है कि एक और धातु से कराना है, तो एक और धातु से अगर क्रिया कराएं तो RX की क्रिया हम लोग करा देते हैं Mg से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बन गया RMgX। और RMgX को हम जानते हैं कि कहते हैं, इसको हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। और पहला क्वेश्चन उसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्रॉस एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कराना है। और दूसरा है कि कैनी-जारो अभिक्रिया बताना है। तो पहला देख लेते हैं कि पहला क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन वाला। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन वही देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन ये CH3 CHO को हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस एक और ले लेते हैं CH3 को हम CH2 और H के रूप में लिख देते हैं, और यहाँ पे CHO लिख देते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ से हम इसको अगर ब्रेक करें तो इनके ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि C है, और H के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इनके ऊपर माइनस चार्ज और इनके ऊपर प्लस का चार्ज, ये माइनस इनके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला प्लस इनके ऊपर, तो बन जाएगा हमारे पास CH3 ऊपर COH हो जाएगा, और यहाँ पे H तो है, और इधर से CH2 और CHO जुड़ जाएगा। याद रखिएगा, जब एसिटेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल संघनन, मतलब सेम रहेंगे। अगर अलग अलग कर देते हैं, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक कीटोन ले लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस एल्डोल। तो लिखेंगे इसको हम लोग CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और इधर भी CH3 लिख लेते हैं, और प्लस में CH2। तो इसे लिखा जा सकता है। फिर से वही करेंगे कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस, और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस, ये वाला प्लस इनके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बनेगा हमारे पास CH3 ऊपर COH, ये वाला CH3 हम नीचे कर देते हैं, और ये सामने से लाके जोड़ देते हैं CH2 और CHO। अगर इसका हम नाम लिखें तो 1 2 3 और 4, तो नाम लिखेंगे इसका 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, और 3 ही नंबर पे मेथिल है, और 4 कार्बन की चेन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड को अल कहा जाता है। अगला रिएक्शन हमारे पास कैनी-जारो अभिक्रिया है। तो कैनी-जारो अभिक्रिया वही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, तो HCHO दे सकता है, या दूसरा है C6H5CHO दे सकता है। इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रपोर्शनेशन को हिंदी में कहते हैं विअनुपातीकरण अभिक्रिया। तो HCHO प्लस HCHO, यहाँ पे HCHO लिखेंगे, और इनका रिएक्शन होता है सांद्र NaOH की उपस्थिति में। अब क्या होता है कि इसमें इसी कंपाउंड का एक बार अपचयन होता है, इसी कंपाउंड का एक बार उपचयन होता है, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन, तो हमको पता है। और दूसरा जो अपचयन होता है तो एल्कोहल बनता है, तो HCHO का अपचयन होगा तो CH3OH में बदल जाएगा। अब प्लस इनका दूसरे वाले का ऑक्सीकरण होता है, तो हमको पता है कि ये ऑक्सीकरण होता है HCHO का, तो HCOOH में बदल जाएगा, लेकिन इसका भी इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, तो बन जाएगा HCOONA। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, और इसका नाम है मेथेनॉल। तो याद रखिएगा, मतलब लिखेंगे अगर इसको तो लिख सकते हैं कि कैनी-जारो अभिक्रिया वह एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और इसमें एक ही एल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीकरण और दूसरे एल्डिहाइड का
सॉरी एक का अपचयन दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण उसके संगत लवण में हो जाता है, तो NaOH यूज करेंगे तो जो HCOOH है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि HCOOH, हालांकि ये रिएक्शन छुपा होता है और NaH के साथ रिएक्शन करता है तो बन जाता है HCOO। किसी भी अम्ल में से H हटा के धातु जोड़ दीजिए, लवण बन जाएगा Na, ये बन जाता है। H2 दिखाया नहीं जाता, तो बन गया, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधि लिखना अथवा में करके है। तो आइए देखते हैं 5 विधि। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो सबसे पहला रिएक्शन है कि हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि अल्कोहल से बना सकते हैं। अगर हम इनका ऑक्सीडेशन करा दें K2Cr2O7, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कुछ करना नहीं, हम कक्षा 10 से पढ़ते आए हैं कि हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक काम करते हैं, सबसे शॉर्टकट तरीका, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन को उड़ा देते हैं। तो जैसे ही हटाएंगे तो H2 जब रिलीज होगा वहाँ से तो 2 बॉन्ड खाली करके जाएगा, तो उन दोनों को जगह फिट करने के लिए हम एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो बन जाएगा RCOOH। ये ऑक्सीजन और उसके साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अभी हमने पढ़ा था कि RCHO, अगर इनका भी हम ऑक्सीडेशन करा दें यहाँ पे तो RCHO सीधे कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में। तीसरा मेथड हमारे पास है कि अगर हम साइनाइड से बनाए RCN, इनका हम ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O के साथ, 2 H2O। तो सबसे पहले क्या करता है कि एमाइड बनाता है, तो फिर एमाइड का हम फिर से अगर H2O के साथ रिएक्शन कराएं ऐसा कुछ, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से H और यहाँ से NH निकल के बना लेता है NH3, और जो बच जाता है RCOO है, उधर OH बचा है, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, हमको बस लिखना है, बस लिखने के 5 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा है अगर हम एसिड क्लोराइड से करा दें, चौथा RCOCl, और इनका रिएक्शन करा देते हैं H2O से। तो H2O से रिएक्शन कराएंगे तो RCOCl में हमको पता है कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप Cl होता है। यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से Cl मिलके बना लेगा HCl, और हमारे पास फिर से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद है 5वां रिएक्शन। तो एक रिएक्शन हमने पढ़ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएं तो यहाँ से ये टूट जाता है R- Mg प्लस, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो C पे प्लस और O पे माइनस, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख देते हैं और इधर O, और यहाँ पे Mg और X, और इधर इसके साइड इधर R जोड़ देते हैं। अब यहाँ से ये फिर से ये बॉन्ड टूट गया और इनका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं HOH, H पे प्लस OH पे माइनस, यहाँ पे OH इसके ऊपर आके अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर माइनस, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये बाहर निकल जाता है हर बार MgOH, और यहाँ पे क्या बचा, R बचा, C डबल बॉन्ड O और OH, बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन हमारे सभी समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।